थोड़ा बढ़िया हमरो ले ले। हमारा आज हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद में उत्पादन के सभी साधनों एवं कारखानों पर सरकार का एक अधिकार होता है और उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए होता है। पूंजीवाद की भावना के विकास के कारण पूंजीपतियों एवं मिल मालिकों के मजदूर विरोधी नीतियों के कारण श्रमिकों का जीवन नरकाएं बन गई थी। अगला क्रूर शोषण के बीच उनके आर्थिक और सामाजिक स्तरों निरंतरता गिरती चली गई थी। पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होती जा रही थी, फलस्वरूप मजदूरों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। उन्हें संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। इसी बीच विचारकों और लेखकों के मार्गदर्शनों पर एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसे समाजवाद का नाम दिया गया। इसके दो चरण थे, मार्क्स से पूर्व समाजवाद और मार्क्स के बाद में समाजवाद। मार्क्स के पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद और बाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन समाजवादियों का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। उनके कार्यक्रम की प्रगति अव्यावहारिक थी। वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के ही हिमायती थे। इनमें से साइमन, चार्ल्स फेरियन, ल्यूवेलोक और रॉबर्ट ओवेन का प्रमुख थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के टिरियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने बिना विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण किया और मार्क्स के श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया। 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। फिर भी दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे हम समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों में कहा, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आधार मिलने पर श्रमिक में विश्वास एवं आशा का संचार हुई। 20वीं सदी में रूस के सम्राट जार के एकत्रीय और निरंकुश शासन के रूप में क्री शासकों की दयनीय स्थिति, औद्योगिक नीति और रूसीकरण की नीति के कारण 1917 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के दौरान ही रूस में लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ और लेनिन के तीन नारे दिए गए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने जनता और सेना की मदद से तत्कालीन केरेंसिक सरकार को पलट दिया और इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति हुई और इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं।
इसने रूस में सत्ता बोल्शेविक के पास आ गई और लेनिन उसका अध्यक्ष बना और इस प्रकार लेनिन ने रूस के सुधार कार्यक्रम लाने की योजना बनाई। सर्वप्रथम रूस ने जर्मनी की संधि कर ली, जिससे वह प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। उसके बाद उसने रूस के आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दिया और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस पर आक्रमण किया, जिससे लेनिन ने साहसपूर्वक सम्मान किया और लाल सेना का गठन किया। उसके बाद लेनिन भूमि सुधार मामलों में किसानों के बीच भूमि का पूर्ण वितरण करने लगा और उत्पादन के मामलों में श्रमिक हड़ताल पर रोक लगा दी और फ्रेडरिक के उत्पादों पर भी रोक लगा दी तथा किसानों से अनाज की वसूली होने लगी। परिणामतः 1920 से 21 में उत्पादन काफ़ी गिर गया और मजदूरों के समक्ष जीवन मरने की स्थिति पैदा हो गई और इस प्रकार मजदूर भूखमरी के शिकार होने लगे। विरोध के स्वर भी उठने लगे और फलस्वरूप लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया और इसी का परिणाम था नई आर्थिक नीति। लेनिन का एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने देखा कि हालांकि एक नई नीति की घोषणा को मार्क्सवादी विचारधाराओं से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेनिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीख कर व्यावहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। इसमें विभिन्न स्तरों पर बैंक का खोलना, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त करना, सीमित तौर पर विदेशी पूंजियों आमंत्रित करना, किसानों को व्यावहारिक रूप से जमीन देना, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की अनुमति प्रमुख थे। इन प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन में अशांति वृद्धि हुई, परंतु 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की समस्या आ खड़ी हुई और विभिन्न समूहों और नेताओं में सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चले। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। उसने तानाशाही रुख अख्तियार किया और सभी नेताओं को खत्म कर दिया। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक स्टालिन तानाशाह बना रहा, परंतु दूसरी ओर उसके अथक प्रयास से रूस विश्व का एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। रूस की क्रांति के प्रभावों से विश्व विचारधारा के स्तर पर दो गुटों में विभाजित हो गया और साम्यवाद विश्व एवं पूंजीवाद विश्व से रूस एक शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में उभरा। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में भी उपनिवेश मुक्त हो प्रोत्साहन मिला। आगे इसका प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में।
यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति की संधि कितने देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवादी का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे है दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स का है। चेका गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति लेनिन। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में। अगला पूंजीवादी क्या है? काल कारखानों एवं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवादी अर्थात पूंजी का स्रोत व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है। अगला खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। जार ने उन पर गोलियां की बौछार करवा दी। हजारों की मौत हो गई। इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ तख्ता पलट का निश्चय किया गया और पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया और करेंसी के भाग गया और इसे ही अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। सर्वहारा वर्ग क्या है? रूस समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मेहनत कश जनता एवं गरीब लोग शामिल हो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। खेत छोटे और पुरानी ढंग से खेती करनी। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला है रूस की क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो पहला है जार की निरंकुशता और अयोग्य शासक। तो रूसी राजा यानी जार को ईश्वर की प्रतिनिधित्व मानता था और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। अगला कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्या कृषि ही थे। छोटे खेत थे। पुराने ढंग से खेती करते थे। करों की बोझ से दबे थे। पूंजी का पर्याप्त अभाव था। ऐसे में उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? तो उत्तर क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण की नीति भी एक प्रमुख कारण था। रूस में विभिन्न सांप्रदायिक एवं भाषा के लोग रहते थे। यह मुख्यतः अस्लम जाति के लोग थे। इसके अलावा
फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, यूदी इत्यादि राष्ट्रों के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। जार निकोलस द्वितीय ने देश पर रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाद दी गई, जिससे कि अल्पसंख्यक बहुत परेशान हुए और रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। अगला है तीसरा है साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन। इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का कारखानों तथा विपणन में मजदूरों सरकार का एक अधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यवस्था विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। समाज के भौतिक एवं वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे। इस प्रकार साम्यवाद ने समाज और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा की शुरुआत की। 5वां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके पूर्व निरंकुश से जार विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलता रूसी जनता से छुपती रही। रूस एशिया के छोटे देश से पराजित हो गया और महानता का भ्रम जाता रहा। फटेहल थे और मंदे सैनिक जब वापस लौटे तो जनता का स्तंभ रह गई और फलस्वरूप इस पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें तो रूसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से कुछ निम्न है। जैसे जार की निरंकुशता और अयोग्यता। इस समय रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। राजा विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जनता की कोई चिंता नहीं थी। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक कृषक थे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। छोटे छोटे खेत, पुरानी विधियां से खेती और पूंजी का अभाव उनके पास क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मजदूर की दयनीय स्थिति। मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूर बहुत कम थी। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार न थे। वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता, भाषा, संस्कृति निवासी थे। जार ने सभी पर रूस भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे कि आक्रोश बढ़ता चला गया। औद्योगिकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक का संघर्ष था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और रूस पर पराजय क्रीमिया और जापान के हाथों भी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक थे। नई आर्थिक नीति क्या है? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति निम्नांकित प्रमुख बातों थी, जैसे कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और
दूसरा सिद्धांत यह था कि जमीन राज्य की है, परंतु व्यावहारिक तौर पर किसान की थी। तीसरा, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया था। चौथा, उद्योगों के विकेंद्रीकरण किया गया। पांचवा, विदेशी पूंजी भी सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। छठा, व्यक्तिगत संपत्ति और नवीन की बीमा पर राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। फिर है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता सदस्य समाप्त कर दी गई। इस नई आर्थिक नीति के दौरान लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। अगला है रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। रूसी क्रांति, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस की स्थापित हो गई और इनसे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया गया। अगला है रूसी क्रांति के पश्चात विश्व में दो विचारधाराओं से विभक्त हो गए और साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व यूरोप में पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप में विभाजित हो गया। फिर पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमे के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजना के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया और अगले पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया और इस प्रकार स्वयं पूंजी के चरित्र में भी परिवर्तन आया। इस क्रांति के बाद पांचवा है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया और क्योंकि सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक समर्थन प्रदान किया। चौथा है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी के राइन प्रांतों के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए और जहां उनकी जीवन को नई मोड़ मिली। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया और उन्हें मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के बीच विचारों का गहन अध्ययन किया और एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया। 1848 ईस्वी में एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर और उसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया जिसे हम आधुनिक समाजवादी का जनक कहा जाता है।
1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की और जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स ने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास के भौतिक व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को कहा है कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्न द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 5वां है यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो फ्रांसीसी विचारकों सेंट साइमन प्रथम यूरोपीय समाजवादी था जिसने समाजवादी विचारों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके विचारों में राज्य और समाज के इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक का उपयोग करें तथा समाज की गरीब वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। साइमन के अनुसार प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। एक अन्य यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियन योजना प्लग्स का निर्माण असफल रहा। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में लुईवस ने राजनीतिक से भाग लिया और उसके सुधार अत्यंत व्यावहारिक थे। उसके अनुसार आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधारों के आवश्यकताओं से यूटोपियन चिंतकों ने ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के अनुसार संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अंततः यूटोपियन चिंतकों ने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया और इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या को निराकरण करने का प्रयास किया और इन चिंतकों का अपना योगदान रहा।